नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो चंपारण की गलियों से शुरू हुई और जिसने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। ये कहानी खुद महात्मा गांधी के शब्दों से शुरू होती है। एक ऐसा वादा जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर वो कौन सा पल था जब उन्होंने ठान लिया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही होगा। देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई किसी राजधानी में शुरू नहीं हुई थी, न ही ये बड़े बड़े भाषणों या शाही महलों से निकली थीं। इसकी जड़ें तो ज़मीनी हकीकत में थीं। ये लड़ाई शुरू हुई एक गरीब किसान से, एक दूर दराज के जिले में, और वजह थी सिर्फ एक फसल से जुड़ा अन्याय, नील। यही है चंपारण की कहानी, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा स्थानीय संघर्ष पूरे देश के आंदोलन का एक खाका, एक मॉडल बन गया। तो ठीक है, चलिए कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। और ये कहानी, दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है उस एक आम इंसान से जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। तो इस पूरी कहानी के दिल में थे बिहार के चंपारण के बटाईदार। अब बटाईदार कौन थे? ये वो किसान थे जिन्हें एक बहुत ही दमनकारी सिस्टम के तहत अपनी नहीं, दूसरों की जमीन पर खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। और उन्हीं किसानों में से एक थे राजकुमार शुक्ला। भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। सोचिए, उन्होंने गांधी जी का महीनों तक शहर दर शहर पूरे भारत में पीछा किया, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, सिर्फ एक वादा हासिल करने के लिए कि गांधी जी चंपारण आएंगे। तो जब गांधी जी चंपारण पहुंचे, उन्हें ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि मामला सिर्फ एक गलत कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। नहीं, समस्या तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल थी। देखिए, सालों से एक चुक्ति चला आ रहा था। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, और सिर्फ करनी ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फसल ब्रिटिश जमींदारों को लगान के तौर पर देनी पड़ती थी। लेकिन गांधी जी की नज़र बहुत पैनी थी। उन्होंने देखा कि ये जो पैसों का शोषण हो रहा है, वो तो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम है। असली बीमारी तो वो डर था, वो खौफ जो किसानों के दिल में अंग्रेजों के लिए घर कर गया था। उन्होंने कहा, इनके लिए असली राहत पैसों की वापसी नहीं, बल्कि इस डर से आज़ादी है। और बस यहीं से ये जो एक स्थानीय मुद्दा था, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन की पहली बहुत बड़ी जीत में बदलने वाला था। हुआ ये कि ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी जी को तुरंत चंपारण छोड़ने का हुक्म सुना दिया। गांधी जी ने उस नोटिस की रसीद पर साइन किया और उस पर लिख दिया कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगे। इसके जवाब में उन्हें सीधा कोर्ट में पेश होने का समन मिल गया। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। हजारों हजारों किसान अपने आप, बिना किसी के बुलाए, गांधी जी के समर्थन में कोर्ट की तरफ चल पड़े। और यही वो पल था जिसने आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रदर्शन किया। ये एक ऐसा तरीका था, राजनीतिक विरोध का एक शांतिपूर्ण तरीका, जिसमें आप बिना किसी हिंसा के बस गलत कानूनों को मानने से इनकार कर देते हैं। ये वो रणनीति थी जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनी। इतनी बड़ी भीड़, इतना जबरदस्त समर्थन देखकर अधिकारी बिल्कुल शक्तिहीन महसूस करने लगे। उनके हाथ पांव फूल गए। नतीजा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस वापस लेने का आदेश दे दिया। ब्रिटिश हुकूमत को एक तरह से पहली बार झुकना पड़ा। ये आंदोलन की पहली और एक बहुत ही निर्णायक जीत थी। तो चलिए, कानूनी लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। गांधी जी का जो अगला कदम था, वो उनकी जबरदस्त दूर की सोच को दिखाता है। अब देखिए, जांच हुई और ये साबित हो गया कि जमींदारों ने धोखाधड़ी की थी। तो उन्होंने पैसे वापस करने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ 25%। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, गांधी जी सिर्फ 25% के समझौते पर आखिर मान क्यों गए? क्योंकि यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये लड़ाई कभी भी सिर्फ पैसों के लिए थी ही नहीं, ये एक नैतिक जीत थी। एक तरफ अंग्रेज थे जिन्होंने अपना पैसा तो खोया ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपना रुतबा खो दिया। और दूसरी तरफ किसान थे जिन्हें पैसा तो मिला, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्हें मिला साहस, अपने अधिकारों का ज्ञान और ये यकीन कि जमींदार कानून से ऊपर नहीं है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, वापसी की रकम से कहीं ज्यादा जरूरी ये था कि जमींदारों को पैसा और उसके साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा भी छोड़नी पड़ी। गांधी जी की रणनीति एकदम साफ थी,
जमींदारों का जो नैतिक अधिकार था उसे तोड़ना ही असली जीत थी। इसी जीत ने किसानों को वो हिम्मत दी जो उन्हें पैसों से कभी नहीं मिल सकती थी। तो कानूनी जीत मिल गई, नैतिक जीत भी मिल गई, लेकिन गांधी जी के लिए ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी शुरुआत थी। वो महीनों तक चंपारण में ही रुके और उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं की, बल्कि वहां के सामाजिक ताने बाने को सुधारने में जुट गए। गांव में 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा गांधी ने खुद लोगों को साफ सफाई के नियम सिखाए। एक डॉक्टर ने 6 महीने तक मुफ्त में अपनी सेवाएं दी और अरंडी का तेल, कुनैन जैसी जरूरी दवाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराईं। तो आप देख रहे हैं, गांधी जी का मिशन सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। उनका मिशन था एक ऐसे नए आजाद भारतीयों को बनाना जो सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके। और अब हम आते हैं चंपारण आंदोलन के सबसे बड़े, सबसे अहम सबक पर। वो सबक जिसने इस पूरी घटना को इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बना दिया। हुआ यूं कि चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज नाम के एक अंग्रेज थे जो गांधी जी के अनुयायी थे और भारत के समर्थक भी। उन्होंने रुककर इस आंदोलन में मदद करने की पेशकश की। कई लोगों को लगा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक अंग्रेज हमारी मदद करना चाहता है। लेकिन गांधी जी की सोच बिल्कुल अलग थी। गांधी जी ने इस विचार का जोरदार विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर हमें अपनी लड़ाई जीतनी है तो हमें खुद पर भरोसा करना होगा, किसी अंग्रेज का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का सबसे बड़ा पाठ था, अपनी लड़ाई खुद के दम पर। तो आखिर एक छोटी सी स्थानीय समस्या को सुलझाने से एक राष्ट्रीय पहचान कैसे बनती है? चंपारण ने इसका जवाब दिया। उसने ये साबित कर दिया कि जब आम लोग हिम्मत और आत्मनिर्भरता के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। चंपारण सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरे भारत के लिए आज़ादी की लड़ाई का एक जीता जागता नक्शा बन गया।